साहिबान, हमारा आज का टॉपिक है द अनबाउंड एंड ट्रू नेचर, मतलब महाविशाल और सत्य नेचर। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि दिवात्मा की जो प्रेयर है, दिवात्मा की जो फिलॉसफी का जो पहला पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कैसे नेचर के अटल नियमों के अनुसार सत्य है और उसमें साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई हो सकता है। तो आज उस प्रेयर की हम फर्स्ट जो लाइन है, द हाईएस्ट मीनिंग में जो फर्स्ट लाइन है, वो है मे द अनबाउंड एंड ट्रू नेचर। तो आज इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जिसको नेचर का और उसके अटल नियमों का ज्ञान नहीं होगा, वो देवात्मा को कभी भी समझ नहीं पाएगा। तो पहले हम देख लें कि नेचर है क्या, जो नेचर की परिभाषा है वो क्या है। हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बड़े लकी हैं कि इस धरती पर नेचर के विकास में ऐसे अद्भुत और विचित्र वस्तुएं या दृश्य देखने को मिलते हैं जिसकी ब्यूटी को देखकर एक एक मनुष्य आत्मा गदगद हो जाता है। भले वो इनएनिमेट या फिजिकल वर्ल्ड के सुंदर पहाड़ हों या सुंदर झरने हों या सुंदर नदियां हों, जैसे कि नियाग्रा वाटरफॉल्स है या विक्टोरिया वाटरफॉल्स है। जब भी हम उनकी सुंदरता को देखते हैं तो एक एक जन यही पुकार उठता है कि आई लव दिस नेचर। या जब भी कोई इंसान पेड़ पौधों या जानवरों की सुंदर स्पीशीज को देखता है तो दिल में एक अद्भुत से उद्गार लेकर यही पुकारता है कि आई लव दिस नेचर। तो आज हमको ये जान लेना बड़ा जरूरी है कि नेचर एक्चुअल में क्या है। क्या इस जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये सुंदर पहाड़ हैं, ये सुंदर झरने हैं, या सुंदर नदियां हैं, या सुंदर पेड़ पौधे हैं, या सुंदर फूल्स हैं, या सुंदर एनिमल्स की स्पीशीज है, क्या यही नेचर है या इसके अलावा भी कुछ नेचर है? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें देवात्मा की फिलॉसफी से गो थ्रू होना पड़ेगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आओ चंद लाइनें नेचर के विषय में सुनते हैं रवि रोशन की आवाज में। थैंक यू सो मच। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਟਲ ਤੇ ਸਤ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਅਸੀਮ ਨੇਚਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਤਮਾ ਏ। सूरज आत्मक चमकिया जग अंदर, हजूर धर्म विज्ञान दे नेम दसे, जिदे नाल इंसान नहीं उच्च हुंदा। साधन धर्म अजिहे दे पाप दसे। देवात्मा प्रगट जहान अंदर, देव ज्योति दे रूदा रूप दिता। ऐसा तेज अदुती सी रोशनी दा, जिन्हें आत्म हनेर नू दूर किता। और रिश्वत चोरियां वड्डियां खाने वाले
रिश्वत चोरियां वड्डियां खाने वाले रिश्वत मोड़ने लई बलवान बन गए, बदियां नाल जो सन मिटान गए, सेवा करी वजूद महान गए। पर पुकार पुलाई मुनख ताते, उच्ची सेवा दे नाल उदार हुंदा, बंदा कुदरती सुखां दा है आशिक, सुखां लई इस तों पापा चार हुंदा। हो पर पुकार पुलाई मुनख ताते, उच्ची सेवा दे नाल उदार हुंदा, बंदा कुदरती सुखां दा है आशिक, सुखां लई इस तों पापा चार हुंदा, सुखां लई इस तों पापा चार हुंदा। थैंक यू सर। थैंक यू साहिबान। आज हम जिस नेचर और उसकी विशालता का जिक्र करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा टॉपिक देवात्मा स्कूल ऑफ थॉट, जो अति महान दिव्य हजूर देवात्मा द्वारा खोजी गई सच्चाइयों के आधार पर आज का विषय है, या दूसरी एक्सपर्टिस के द्वारा खोजी गई सच्चाइयों का आज हम जिक्र करेंगे। उसमें जो भी कुछ है, जहाँ से भी मैंने ये ज्ञान पाया है, उनको बार बार प्रणाम करते हैं। और आज हम जान लेते हैं कि नेचर का जो कंसेप्ट है, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं नेचर के बारे में, और देवात्मा का कंसेप्ट क्या है। तो जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया है कि ज़्यादातर लोग वनस्पति जगत की सुंदरता या सुंदर पेड़ पौधों को देखकर यही कहते हैं कि यही नेचर है। कुछ लोग नदियों, पहाड़ों, समुद्रों, सुंदर झरनों को देखकर यही कहते हैं कि यही नेचर है। कुछ और ज़्यादा बुद्धिजीवी भी एनिमल वर्ल्ड को भी शामिल कर लेते हैं। तो देवात्मा का कंसेप्ट सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड या वनस्पति जगत या पशु जगत पर नहीं है, वो मनुष्य जगत को भी नेचर का पार्ट मानते हैं। तो आओ देवात्मा के आधार पे, देवात्मा के अकॉर्डिंग जो नेचर की डेफिनेशन है, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने देवशास्त्र फर्स्ट पार्ट में शुरू में एक्सप्रेस किया है कि नेचर क्या है। देवात्मा फरमाते हैं, जड़ और शक्ति से संयुक्त सब प्रकार के अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े, अजीवित और जीवित अस्तित्वों के विशिष्ट एक और पूर्ण अस्तित्व का नाम नेचर है। इसको साधारण भाषा में यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी नेचर में है और जहाँ कहीं भी है, भले हम उसको देख सकें या ना देख सकें, वो सब कुछ जड़ और शक्ति से संपूर्ण जो भी पदार्थ हैं, वो सभी नेचर का पार्ट है। तो जब देवात्मा ने कहा कि अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आज का आधुनिक या मॉडर्न साइंस या एक्सपर्टिस या फिजिसिस्ट ने जो रिसर्च की है, पहले हमारा मानना था कि एटम से छोटी कोई चीज नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे और जैसे रिसर्च हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, उससे और डीप चले गए, हम क्वार्ट्ज तक चले गए। यहाँ तक तो अभी साइंटिफिक वे से हम इसको प्रूव कर पाए, लेकिन उससे भी नीचे जब हम गए तो कुछ अलग थीरीज आई। तो उन्होंने थीरीज ने अलग अलग वे से क्वार्क से भी छोटी चीज जैसे कि स्ट्रिंग है, या स्ट्रिंग थ्योरी ने
अपने हिसाब से उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया कि स्ट्रिंग एक ऐसी वाइब्रेशन है, जैसे हम जब पियानो बजाते हैं तो उससे जो एक वाइब्रेशन होती है, तो वो भी नेचर का ही एक पार्ट है, इतना सूक्ष्म पार्ट है कि जिसको हम देख नहीं सकते। तो एक्चुअल में ये जो फोर्स या जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये इतना सटल पार्ट है कि उसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो जब हम बड़े से बड़े पदार्थ की बात करते हैं तो उसमें गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज कितनी बड़ी हैं उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं जड़ और शक्ति। साइंस का मानना है कि ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जो जड़ और शक्ति से नहीं बना हुआ, यानी कि मैटर और फोर्स से, यानी कि मैटर और एनर्जी से। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब हमारा ये ब्रह्मांड बना तो ये मैटर और एनर्जी कहाँ से आया? बहुत से ऐसा क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आज की मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। क्यों नहीं है उसका हम आगे जाके जिक्र करते हैं, या क्या है जवाब उसको आगे जाकर देखते हैं। 95 से 96% जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के फॉर्म में है जड़ और पदार्थ, जिसको हम देख ही नहीं पाते, तो जिसको ना भी देख पाए वो भी नेचर का ही पार्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी विशालता की। नेचर कितनी विशाल है और कितना उसका फैलाव है। ये इतना ज्यादा इसका फैलाव है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने ही सोलर सिस्टम को जाने तो इसमें जो जुपिटर है वो इतना बड़ा है ग्रह कि उसके अंदर 1300 हमारी धरतियां समा सकती हैं। शुरू में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं आया था तो तब हमारा मानना था कि ये धरती बहुत बड़ी है और इतनी ज़्यादा बड़ी है शायद सूरज का कहीं सेंटर हो और बहुत से ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हों। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक दुनिया के अंदर ऐसा रेवोल्यूशन ला दिया कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी चुनौती दे डाली। इससे क्या फल हुआ कि नेचर की विशालता का पता लग गया। जो हमारी धरती है उसकी हमको अपने लफ्जों में, सिंपल लफ्जों में कहें तो हमारी औकात एक मिट्टी के दाने या कण के बराबर भी नहीं है। धरती के अंदर जितने भी मिट्टी के कण हैं उसकी एक कण की बराबर भी हमारी धरती की औकात नहीं है इस यूनिवर्स के सामने। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझ लें। हमारा जो सोलर सिस्टम है, स्पेशली जो सूरज है, उसके अंदर 1 मिलियन धरती से ज्यादा समा सकते हैं, इतना बड़ा है। कल्पना करो कि हमारी धरती कितनी बड़ी है और 1 मिलियन धरती भी सूरज के अंदर रखी जा सकती है। अब हम सूरज की औकात देख लेते हैं। सूरज हमारी गैलेक्सी में कहीं भी टिकता नहीं। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है मिल्की वे कि अगर कोई ऐसा पिक्चर का शॉट लिया जाए जिसमें हमारा सूरज विदाउट पिक्चर हो और विद पिक्चर हो, तो कहीं वो बिंदु भी हम उसको कोट भी नहीं कर सकते कि ये बिंदु पड़ा है, क्योंकि एक एक गैलेक्सी के अंदर कई मिलियंस सूरज हैं, ऐसे सितारे हैं। और एक ऐसा सितारा है जो बिगेस्ट स्टार्स बोलते हैं, उसका नाम है यूवी स्कूटी। उसको बोलते हैं कि 3.69 बिलियंस सन आ सकते हैं। एक ऐसा सितारा है कि उसके अंदर सूरज जैसे सितारे 3.6 बिलियन सूरज आ सकते हैं। तो कल्पना करो कि वो सितारा कितना बड़ा होगा। और सूरज की किरण हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हम धरती पे जब भी हम किसी आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो एक्चुअली हम उसके पास को देख रहे होते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम धरती से जब भी आकाश की तरफ देखेंगे उसकी प्रेजेंट पोजीशन को नहीं देख पाते, क्योंकि जब हम सूरज को भी देखते हैं तो वो 8.2 मतलब 8 मिनट और 20 सेकंड उसका पास का रूप है। सूरज की किरण हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं।
और मैं एक ऐसी गैलेक्सी की बात कर रहा हूं जो शुरू शुरू में बनी थी, उसको हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, शायद इससे आपको नेचर की विशालता का पता लग जाए। 13.4 बिलियंस लाइट ईयर लगते हैं। 13.4 बिलियंस, जिसको अरब कहते हैं, 13.4 अरब उस लाइट को हमारे आने तक पहुंचते हैं। तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना विशाल नेचर है। तो देवात्मा इसके बारे में क्या कोट करते हैं, नेचर का यह विस्तार यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता, किंतु नेचर अपने इन सब अंगों के बिन और भी आगे तक फैली हुई है। हाँ, इतनी दूर तक आगे फैली हुई है कि जिसकी हम अपनी कल्पना शक्ति द्वारा भी कोई सीमा स्थिर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये हम बात कर रहे हैं एक यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स की औकात अगर देख लें तो मेरे को लगता है जब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीकॉम आई थिंक नेक्स्ट ईयर से एक्टिव हो जाएगा, तो ये कहते हैं कि ये हबल स्पेस से भी 100 टाइम्स बेटर है। तो जब ये स्पेस में जाएगा तो ये अगर 100 टाइम्स बेटर हुआ तो ये ब्रह्मांड का जो नज़ारा आने वाला है ना, वो कुछ असीम ही होगा, कुछ अद्भुत ही होगा। वो हमारी कल्पना शक्ति से भी बाहर होगा। कितना क्लियर होगा उसका अभी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कुछ थीरीज ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या है, उनके खास ख्याल रखें तो हमको एक चीज सामने आती है कि बिग बैंग से पहले अगर कुछ मल्टी यूनिवर्सिटी होती हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी को औकात एक गुब्बारे से ज्यादा नहीं है। और ये हबल स्पेस ने क्या खास चीज देखी कि यूनिवर्स फैलता ही जा रहा है। और दूसरी क्या चीज देखी कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। एक तो होता है लगातार फैलाव होना, और एवरी सेकंड उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ रही है उन्होंने अपने फिगर आउट किया है। तो उसके बाद जब ये जेम्स वेब स्पेस आएगा, ये और भी क्लियर करेगा कि बिग बैंग से पहले की दुनिया तक शायद हम पहुंच पाए, या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी किस फॉर्म में पड़ा है, या टोटल गैलेक्सी क्या उनका कैसा अद्भुत नजारा है, क्या लाइफ किसी और ग्रह पे है या नहीं। इसका इस सेंचुरी के अंदर बहुत कुछ हमारे सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं ट्रू नेचर। देवात्मा ने कहा यही सत्य नेचर है, जैसा कि हमने अभी चंद लाइनों में भी सुना कि यही सत्य नेचर है, इस नेचर से बाहर कुछ भी नहीं। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, अटल नियम क्या है, उसको जान लेना बहुत जरूरी है। देवात्मा का मानना था कि कोई विश्वास करने की कोई चीज है ना, वो नेचर के अटल नियम है। कोई भी आदमी जब तक वो मर नहीं जाता उस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। शायद ये बात थोड़ा सा आपको डिफरेंट वे से लगे या थोड़ा सा अच्छी ना लगे, तो लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि नेचर के अटल नियम ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। नेचर में जितने भी अभी फिजिसिस्ट आए हैं, एस्ट्रोनॉमर्स आए हैं या साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने नेचर के नियमों को ही देखा है कि नेचर में नियम काम कैसे करते हैं। 19वीं सेंचुरी से पहले के जो साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे, उन्होंने नेचर को जो देखा या उसके बाद वालों ने देखा, तो उनमें भी अंतर आ गया। आइंस्टाइन ने जब मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का फार्मूला बताया, तो कहते हैं 19वीं सेंचुरी में एक अद्भुत, एक कमाल का रेवोल्यूशन ही आ गया। मान लो फिजिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 19वीं सेंचुरी से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया। और 20वीं सेंचुरी में जैसे कि हबल टेलीस्कोप ने बड़े चमत्कार सीन हमारे सामने रखे हैं, उससे और बड़ा चमत्कार हो रहा है और दिख रहा है, जिससे हमको बिग बैंग की प्रॉपर लाइफ का भी पता लग गया। और मेरे को लगता है कि जेम्स वेब स्पेस के द्वारा हम कई ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर आज हमारे पास नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो नेचर के जो नियम है, अटल नियम है, उनको समझते समझते साइंटिस्टों का भी मानना है कि नेचर इतनी ज्यादा विशाल है, शायद कहीं और भी जीवन पनपने की आशा हो सकती है। हालांकि वो देख रहे हैं कि जो जब जीवन पनपता है
तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए वाटर की ज़रूरत होती है जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो ये चीज़ें तो कई और भी प्लेनेट पे या और भी कई यूनिवर्स पे पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि क्या एक्चुअल में दूसरी जगह लाइफ हुई तो वो क्या इंटेलिजेंट लाइफ होगी, या हमारे से बेटर होगी या नहीं होगी, या कहीं सिविलाइजेशन वहाँ होगी तो वो किस तरह के लोग होंगे। अभी तक इसका आंसर हमारे पास नहीं है। भले वो स्ट्रिंग थ्योरी हो, भले वो और बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी सॉलिड किसी के पास आंसर नहीं है। डायमेंशंस की हम बात कर सकते हैं, लेकिन लाइफ धरती के अलावा कहीं और मिलने को नहीं दिख रही। अभी हमको देखते हैं कि इस धरती पे जो फ्यूचर है, जो हमारा आगे के फ्यूचर है, वो कितना पॉजिटिव है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है। अभी कुछ ही चंद ईयर्स में जैसे कि अभी गाड़ियां आ रही हैं ड्राइवरलेस, तो फ्यूचर इस सेंचुरी के अंदर दो बड़े बड़े रेवोल्यूशन होने वाले हैं। एक तो रेवोल्यूशन ऐसा होने वाला, टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे आने वाली है कि आप जो भी सोचोगे गूगल उसको निकाल देगा। अभी जैसे हम गूगल पे टाइप कर रहे हैं या गूगल को बोल के बता रहे हैं, सिर्फ आपके सोचने मात्र से ही गूगल उसको निकाल देगा, या जितनी भी हमारे गूगल के आगे पाथ्स हैं वो उसकी हेल्प करेंगे। एक तो ये चंद ईयर्स में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, जो हो सकता है 5 और 10 ईयर्स के अंदर ही आ। दूसरी सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन आने वाला है, फिजिक्स के बहुत से ऐसे लॉ हमको क्लियर हो जाएंगे कि ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, बिग बैंग से पहले क्या था, और साइंस इस लेवल पे पहुंचेगी। बल्कि साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि लाइफ आफ्टर डेथ और बिफोर बिग बैंग, ये दोनों चीजों की गुत्थी इसी सेंचुरी के अंदर सुलझा ली जाएगी। अगर तो लाइफ आफ्टर डेथ होगी तो इसी सेंचुरी के अंदर क्लियर हो जाएगी। बिग बैंग से पहले की दुनिया क्या थी, क्योंकि उससे पहले टाइम नहीं था। अभी स्पेकुलेट करना बड़ा मुश्किल है कि उससे पहले क्या था। पहले मीन्स टाइम, जब टाइम नहीं था तो अभी हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि पहले की लाइफ दे सके। लेकिन टाइम ट्रेवल भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उसकी स्पेकुलेट की है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कल को कोई भी स्पीशीज अगर इस नेचर में सरवाइव करती होगी तो क्या वो हमारे से बेटर होगी या हमारे से पिछड़ी होगी। अगर वो होगी तो किस लेवल पे एग्जिस्ट करती होगी। और दूसरी बात जो जान लेनी बहुत जरूरी है कि सिविलाइजेशन, भले इस पृथ्वी पे बहुत छोटे लेवल पे हम पनपे हैं, बहुत छोटे लेवल पे हमारा विकास हुआ है, लेकिन जितना भी विकास हुआ है इसके लिए बहुत ज़्यादा नेचर को तांडव करना पड़ा है। जितना भी मैटर हम देख रहे हैं वो हमारे तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा नेचर का जोर लगा है। कहते हैं जब बिग बैंग हुआ तो एंटी मैटर और मैटर दोनों एक साथ आए, लेकिन एंटी मैटर नेचर में खत्म हो गया, ऐसा एक्सपर्टीज अभी मानते हैं। वो कहाँ गया अभी तक इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कहते हैं कि 1 ग्राम मैटर और एंटी मैटर को इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे ही उनको साथ रखेंगे तो एक इतना बड़ा धमाका होता है कि जैसे एक एटम बॉम्ब्स का होता है, सिर्फ 1 ग्राम। और दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो चीज है ना, वो 2 चीजें हैं, उनमें से एक अभी है एंटी मैटर। अभी एंटी मैटर होता तो हम शायद टाइम ट्रेवल के लिए कोई रास्ता निकाल सकते, लेकिन एंटी मैटर कहाँ गया। नेचर में जब मैटर और एंटी मैटर इकट्ठे नहीं रह सकते थे तो इतना बड़ा ब्लास्ट होता गया, कहते हैं कि एंटी मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अभी इसी धरती पे भी जब हमारा जीवन पनपा, हालांकि कुछ बिलियंस ईयर्स हुए हैं, हमारा ये जीवन शुरू हुआ है 4.5 बिलियंस कहते हैं इस प्लेनेट धरती को मतलब एग्जिस्टेंस में आने से। तो इस जीवन में भी इतने बड़े साइंटिस्टों का मानना है कि 5 ग्रेट मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। भी इतने बड़े बड़े जन्म होने या जीव पनपने के बाद, लाइफ पैदा होने के बाद भी 5 बड़े बड़े ऐसे धमाके हुए हैं कि 90%
ह्यूमन स्पीशीज तो अभी उस टाइम नहीं आई थी, एनिमल स्पीशीज और ये ट्रीज की जो ब्रीड्स थी कहते हैं 90% खत्म हो गई है। तो जैसे कि हमारा एस्ट्रॉइड हुआ तो एस्ट्रॉइड से ही मोर देन 70% स्पीशीज सिर्फ एक एस्ट्रॉइड से ही कहते खत्म हो गई। लेकिन अब जो मेन बात है, जो देवात्मा कहते हैं कि नेचर के अटल नियम हैं, अटल नियमों को थोड़ा सा फिलोसॉफिकल समझ लेते हैं। लाओ त्सु चीन की धरती पे बहुत बड़े ग्रेट थिंकर हुए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्ड दिया है, वो है टाओ। टाओ का मतलब होता है वे, एक रास्ता। समय के साथ साथ हर एक फिलोसफर ने, हर एक थिंकर ने इसको डिफरेंट वे से इसको मीनिंग दिया है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो दिवात्मा की फिलोसफी को पढ़ने के बिना ये मतलब क्लियर नहीं होता। टाओ का मतलब था एक विकासकारी रास्ता, रास्ता वो जो आगे की तरफ जा रहा है, जो विकास की तरफ बढ़ रहा है, उसका रिवर्स गियर नहीं है। तो कहते हैं कन्फ्यूशियस भी चाइना का एक थिंकर था, बहुत बड़ी उसकी और सुंदर फिलॉसफी है, पॉलिटिकल थॉट भी है उसका, तो बड़ा शिष्टाचारिकल थॉट था उसका। तो वो कहते हैं एक बार लाओ त्सु से मिलने आता है और क्या कहता है, लाओ त्सु को चुप चुप के प्रणाम करता है 5-6 बार। तो लाओ त्सु ने कहा कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं, आओ बैठो। डरा हुआ था, पूछ रहा था ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या कोई सुपरनेचुरल पावर, डर डर के ऐसे शब्द बोल रहा था। तो लाओ त्सु ने कहा नहीं, सब बकवास है, नेचर के अपने एक नियम है। उन्होंने उस टाइम वर्ड दिया था चाओ। उनकी बात उस टाइम सही थी कि ये शब्द किसी को समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग एक ऐसा रास्ता है जो विकास की तरफ जा रहा है, और ये समझ उसको ही आ सकती है जो इस नेचर के नियमों को कुछ अंश देख सकता है, कुछ उसके बारे में स्पेकुलेट कर सकता है। तो वो रास्ता बढ़ता बढ़ता आज विकास का रास्ता बढ़ता बढ़ता हम इतने विकसित हो चुके हैं कि हमारे अंदर इंटेलिजेंट स्पीशीज डेवलप हुए कई लाखों साल हो गए हैं। तो मेनली बात यह है कि ये 5 मेजर या ग्रेट मास एक्सटिंक्शन ना भी होते तो क्या तो भी ह्यूमन स्पीशीज सरवाइव कर पाती या ना कर पाती, ये बहुत मेन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर भी था यस, ह्यूमन स्पीशीज ने सरवाइव करना ही करना था, क्योंकि नेचर एक डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। एक नेचर मान लो एक ऐसी नदी है जो निरंतर विकास की तरफ बढ़ रही है, और ये नेचर का अटल नियम है। इसको आगे बढ़ना है, टाइम ज्यादा कम लग सकता है। तो कल को किसी और धरती पे भी, या कल को किसी और प्लेनेट पे भी, या किसी और गैलेक्सी में भी लाइफ सरवाइव करेगी ना, तो शायद हमारे जो पृथ्वी आज इस लेवल पे पनपी है, इतना विकास नहीं कर पाई होगी। ये मेरा अपना पर्सनल मानना भी है। इसके पीछे बहुत से अटल नियम है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इतना ही समझ लें कि जब भी नेचर के विकास का नियमों को हम समझ पाएंगे, तभी हमें देवात्मा की समझ आ सकती है। जिसको विकास का नियम समझ नहीं आएगा कि नेचर हमेशा हर पल विकास की तरफ बढ़ रही है, उसको देवात्मा की समझ नहीं आ पाएगी। भले ही वो देवात्मा को कितना भी अध्ययन कर ले, कितना भी स्टडी कर ले, कितना भी ऊंचा गुरु मान ले, उसको समझ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि नेचर देवात्मा की ही प्रोडक्ट है, ये उसकी ही समझ है। देवात्मा नेचर से बाहर नहीं है, और नेचर से बाहर कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं हो सकती। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो जब भी कल को कोई स्पीशीज ऐसी आ जाए, हमारी धरती पे आ जाए, और कभी कभी कंपटीशन भी हो जाए, तो मेरे को लगता है जब भी सुनाएंगे वो अपने विकास की गाथा, देव जीवन पर नजर पड़ेगी तो खामोश हो जाएंगे। क्योंकि देव जीवन क्या है, शायद हमारी स्पीशीज को समझ आने में देर लग जाए, और बाहरली स्पीशीज शायद इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो
काश हम इस डेटा को, दिव्यात्मा की फिलॉसफी को कई नई टेक्निक से, नई इंस्ट्रूमेंट से, साइंस की टेक्नोलॉजी के द्वारा कहीं ऐसी जगह फीड कर पाएं ताकि आने वाली सेंचुरीज में जो लोग होंगे इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। हमारा लेवल तो अभी इतना नहीं है कि एक ऐसे सर्वोच्च, परम सुंदर और शिखर के जीवन को पहचान सकें। आप सभी का शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। थैंक यू।